आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जो डायरेक्टली हम सबसे जुड़ी है। आज हम इंसान खुद को बहुत एडवांस समझते हैं। इंटरनेट, एआई, स्काईस्क्रेपर्स और स्पेस ट्रैवल की हमारी अलग ही दुनिया है। लेकिन हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही सिंपल था और वो था सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल। ये दरअसल एक अंडरडॉग की कहानी है। एक ऐसी 7 मिलियन साल लंबी फाइट जहां हमारे एंसेस्टर्स ने लगातार खतरों का सामना किया और नए रास्ते बनाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम 6 मेजर माइलस्टोन्स को कवर करेंगे। द बैटल फॉर सर्वाइवल से लेकर 2 पैरों पर चलने तक, आग की खोज, अर्ली लैंग्वेज का आना, होमो सेपियंस का इमर्जेंस और आखिर में हमारा इस पूरी दुनिया में फैलना। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक वल्नरेबल एप लाइक एंसेस्टर लगातार इवॉल्व होकर आज का मॉडर्न ह्यूमन बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले माइलस्टोन से, द बैटल फॉर सर्वाइवल, श्रिंकिंग फॉरेस्ट्स एंड न्यू डेंजर्स। करीब 7 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में बहुत ही घने फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स हुआ करते थे। लेकिन नेचर कभी एक जैसी तो रहती नहीं। क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होने लगा, जंगल सिकुड़ने लगे और ओपन ग्रासलैंड्स की संख्या बढ़ने लगी। इस एक बदलाव ने हमारे कॉमन एंसेस्टर्स को, जो उस वक्त आराम से पेड़ों पर रहते थे, एक नए, खुले और बेहद खतरनाक एनवायरनमेंट में उतरने पर मजबूर कर दिया। ये सफ़र ना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये मैसिव टाइमलाइन 7 मिलियन साल पुराने एक कॉमन एंसेस्टर से शुरू होती है। फिर लाखों सालों में धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी अलग अलग स्पीशीज आती हैं और अंत में करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस की एंट्री होती है। तो बेसिकली ये लाखों सालों की एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन थी। और इस लंबे सफर का सबसे फंडामेंटल रूल क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। इसे सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये नेचर का अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट था। जो श्रिंकिंग जंगल्स और नए फूड सोर्सेस के हिसाब से खुद को बेटर अडेप्ट कर पाए, वही इस टेस्ट में पास हुए। उन्होंने ही सर्वाइव किया और अपने नए ट्रेड्स को आगे आने वाली जनरेशन को पास किया। जो इवॉल्व नहीं कर पाए, उनका सफर वही खत्म हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, 2 legs फ्री हैंड्स, जिसे हम बाइपेडल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जब जंगल्स कम होने लगे तो उन खतरनाक और खुले ग्रासलैंड्स में जिंदा रहने के लिए एक कमाल का एवोल्यूशनरी ट्रिक काम आया, सीधा खड़ा होना। इसी से आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी स्पीशीज डेवलप हुई, जो 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर बैलेंस करना सीख रही थी। सोचिए, 4 पैरों पर चलना डेंस जंगल में ट्री क्लाइंबिंग के लिए तो परफेक्ट था, लेकिन ओपन ग्रासलैंड्स में आते ही विजन बहुत लिमिटेड हो जाती थी। उसके मुकाबले 2 पैरों पर चलने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, दूर तक प्रेडेटर्स को देख पाना। और सबसे ज़रूरी बात, इसने हाथों को हमेशा के लिए फ्री कर दिया। अब फ्री हाथ शिकार करने, खाना जमा करने, बच्चों को पकड़ने और टूल्स यूज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। हाथ फ्री हुए तो हमारे ब्रेन ने उन्हें इमीडिएटली कामों में लगा दिया। यहाँ आती है होमो हैबिलिस स्पीशीज, जिन्हें प्यार से द हैंडीमैन भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये इनकी एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव लीप थी। इन्होंने इंटेंशनली पत्थर के सिंपल टूल्स बनाना शुरू कर दिया था ताकि मीट काटा जा सके और बोन्स को तोड़ा जा सके। सच कहूं तो फिजिकली हमारे पूर्वज काफी वल्नरेबल थे। ना तो किसी प्रेडेटर जैसी शार्प क्लॉज थीं, ना स्ट्रॉन्ग जॉज थे, और दौड़ने की स्पीड तो बिल्कुल ही कम थी। लेकिन इन सारी फिजिकल कमियों को ब्रेन पावर और उन स्टोन टूल्स ने ब्रिलियंटली कॉम्पेंसेट कर दिया। टूल्स का स्मार्टली यूज करके नेचर के इस हैजर्डस गेम को पूरी तरह से लेवल कर लिया गया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट लीप, फायर, द गेम चेंजर। होमो हैबिलिस के थोड़ा आगे बढ़ते ही एंट्री होती है होमो इरेक्टस की, जिसने आग पर काबू पाकर पूरी बायोलॉजी की दिशा ही बदल कर रख दी। आग से पहले रॉ फूड खाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। डाइजेशन भारी होता था और इन्फेक्शन का रिस्क हर वक्त बना रहता था। लेकिन कुकिंग आते ही फूड एकदम सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल हो गया। मज़ेदार बात यह है कि कुकिंग ने एक तरह से हमारे बॉडी के डाइजेशन का आधा काम फ्लेम्स को आउटसोर्स कर दिया। प्लस आग ने ठंड में गर्माहट दी और वाइल्ड एनिमल से सॉलिड सेफ्टी भी। और इसका सबसे तगड़ा असर सीधा दिमाग पर पड़ा। ये एक पूरी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन थी। पके हुए खाने से एक्स्ट्रा कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगे, जिससे पाचन में एनर्जी बहुत कम लगी। नतीजा क्या हुआ?
जो एनर्जी बच गई थी, नेचर ने उस एनर्जी को सीधे हमारे ब्रेन्स का साइज बढ़ा करने में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आग सिर्फ कैलोरीज और बायोलॉजी तक लिमिटेड नहीं थी। द फर्स्ट कैंपफायर असल में ह्यूमन हिस्ट्री का ओरिजिनल सोशल नेटवर्क था। जब रात को चारों तरफ अंधेरा और सर्दी होती तो सभी गर्माहट और सेफ्टी के लिए आग के आसपास आकर बैठते थे। यही वो वक्त था जब अर्ली सोशल बॉन्डिंग शुरू हुई और आवाज़ों और जेस्चर्स के जरिए पहली बार थॉट्स का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ। जिससे हम पहुंचते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, टीम वर्क एंड अर्ली लैंग्वेज। स्ट्रेंथ इन नंबर्स। ओपन स्पेस का रोल बड़ा सिंपल था। एक अकेला इंसान आकर और ताकत में किसी भी हालत में शेर का सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए सर्वाइव करने का एक लौता तरीका ग्रुप कोऑपरेशन बन गया। और टीम वर्क पॉसिबल ही तब होता है जब कम्युनिकेशन हो। शुरुआत में भाषा अचानक से नहीं आई थी, बल्कि साउंड्स और फेशियल एक्सप्रेशंस यूज होते थे। फिर वोकल कंट्रोल इंप्रूव हुआ, जिससे प्रिमिटिव वार्निंग्स बनी। एक सिंपल सी आवाज जैसे प्रेडेटर उधर है पूरी ट्राइब की जान बचा सकती थी। इसी प्रिमिटिव लैंग्वेज ने हंटिंग को बेहतर बनाया और आने वाली जेनरेशंस को वाइटल नॉलेज ट्रांसफर करना भी पॉसिबल किया। अब हम इस पूरी बायोलॉजिकल जर्नी के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस, द कॉग्निटिव लीप। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार ट्रू मॉडर्न ह्यूमंस का आगमन होता है। और ये सिर्फ एक नई प्रजाति नहीं थी, ये एक पूरी तरह से इवॉल्व्ड दिमाग था। Now, what's really interesting about this slide is इनका नाम होमो सेपियंस, जिसका मतलब होता है द वाइज ह्यूमन। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि इनका ब्रेन पिछली स्पीशीज की तुलना में सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि इंटरनली वो एकदम अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और वायर्ड था। इस नए दिमाग की पावर थी इसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और फ्यूचर प्लानिंग। इन्होंने गुफाओं में एनिमल्स को पेंट करना शुरू किया, ऐसे एनिमल जो उस वक्त सामने फिजिकली मौजूद भी नहीं थे। ये इनकी इनक्रेडिबल इमेजिनेशन थी। इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से शेयर्ड मिथ्स और बिलीव्स क्रिएट हुए और इन्हीं कॉमन बिलीव्स की वजह से हजारों अनजान लोगों के बीच एक भरोसा, एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। यहीं से मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखी गई। लेकिन हमारी स्टोरी सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहने वाली थी। फाइनल पीस ऑफ द पजल है अ मेसी ऑनगोइंग जर्नी। एक बार जब वो पावरफुल कॉग्निटिव लीप मिल गई तो होमो सेपियंस ने अफ्रीका से निकलकर माइग्रेट करना शुरू किया। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकाज, हर नया कॉन्टिनेंट अपने साथ एक बिल्कुल नया और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लेकर आया था। नई जगह पर चैलेंजेस थे, जमा देने वाली ठंड, गर्म डेजर्ट्स और ऊंचे पहाड़। आज हम दुनिया भर में इंसानों के बीच जो फिजिकल डिफरेंसेस देखते हैं ना, जैसे सनलाइट के हिसाब से स्किन कलर का अलग होना या क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी प्रोपोर्शंस का शिफ्ट होना, ये दरअसल नेचुरल सिलेक्शन का ही लगातार चलने वाला रिजल्ट है। हम कंटिन्यूअसली बस लोकल क्लाइमेट्स के हिसाब से खुद को ढालते आए हैं। यहाँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए, बाकी ह्यूमन स्पीशीज का क्या हुआ? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में इस प्लैनेट पर होमो सेपियंस के अलावा और भी इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीशीज चल फिर रही थीं। फॉर एग्जाम्पल नियांडरथल्स को ही देख लीजिए। वो बेहद इंटेलिजेंट थे, कमाल के टूल मेकर्स थे और बड़े जानवरों का शिकार करने में मास्टर थे। पर नेचर का रूल इम्पार्शियल होता है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए डायरेक्ट कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो इक्वेशंस बदल गए। क्लाइमेट शिफ्ट्स और होमो सेपियंस के साथ सर्वाइवल की दौड़ में पिछड़ने के चलते नियांडरथल्स समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। पर इस कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी है। नियांडरथल्स पूरी तरह से वैनिश नहीं हुए। आज भी बहुत से मॉडर्न ह्यूमंस के जेनेटिक मेकअप में नियांडरथल डीएनए का एक छोटा सा स्लाइस डेफिनेटली मौजूद होता है। उनका थोड़ा सा ही सही पर एक अंश आज भी हमारे जीन्स में जिंदा है ना? हैरानी की बात। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि एवोल्यूशन की इस पूरी कहानी को हम किसी परफेक्ट सीधी लाइन में ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ये म्यूटेशंस, लगातार बदलते क्लाइमेट्स और लाखों सालों के सर्वाइवल प्रेशर्स का एक बहुत ही मेसी, डायनामिक और कॉम्प्लेक्स वेब रहा है। और इस डीप डाइव के अंत में हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। अगर एवोल्यूशन आज भी अलग अलग मॉडर्न प्रेशर्स के अंदर टेक्निकली चल ही रहा है तो ह्यूमैनिटी का अगला वर्जन कैसा दिखेगा? हम तो बस करंट वर्जन है, फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी ना है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले हजारों सालों में हम किस चीज में इवॉल्व होने वाले हैं। ये एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही खोलेगा।